रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि नॉलेज चेक करना उनका मोटिव नहीं होता है, पर्सनालिटी चेक करना होता है। और न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, मतलब सोर्सेज पढ़ो ना पढ़ो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। तो ये दो एरियाज पे फोकस करने की वजह से जो मेरे वीक एरियाज है तो मैं वो छोड़ सकता था बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दीज एरियाज। तो ऐसा किया जा सकता है एनालिसिस में। फॉर एग्जाम्पल 5 में से 2 भी क्वेश्चन अगर हो जाए, 3 भी हो जाए, तो वहाँ पे एज मिल जाता है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को, बहुत लोगों को बनते नहीं है क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करेगा, तो एनसीईआरटी से बनेगी, क्योंकि वो फ्लो में पढ़ते हैं अपन। कोचिंग तो मैंने लगाई थी, बट हुआ ये कि 4 महीने में ही मुझे समझ आ गई कि मुझे खुद से ज़्यादा करना पड़ेगा, इन पर मैं ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकता। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ ओमकार भैया जो भी अपना इंटरव्यू देके आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। ओके, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू का? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, काफ़ी काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था, ऐसा हंसी मजाक, ऐसा इनफॉर्मल एनवायरनमेंट रखा था उन्होंने, तो मज़ा आया। बेसिकली ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर ग्रिलिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो अच्छा अच्छा लगा। जैसा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि अंदर बहुत ज़्यादा टफ माहौल होता है, वैसा कुछ नहीं लगा? नहीं, मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, एकदम कॉर्डियल थे सब, अच्छे से बात कर रहे थे या फिर एनकरेज कर रहे थे बोलने के लिए, तो ऐसा टफ टफ एनवायरनमेंट तो नहीं था। किस टाइप के क्वेश्चन उन लोगों ने ज़्यादा पूछे आपसे? देखो, अब क्वेश्चंस, एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न, वो रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि नॉलेज चेक करना उनका मोटिव नहीं होता है, पर्सनालिटी चेक करना होता है। तो रैंडम ही क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत ग्रेजुएशन पे थे, थोड़े बहुत मेरे हॉबीज पे थे, तो बाकी करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ वहाँ से थे। तो आपने मॉक इंटरव्यूज दे रखे थे पहले? हाँ, मॉक दिए थे मैंने, 5-6 मॉक्स दिए थे। क्या लगता है आपको कितना रेलिवेंट थे वो? मॉक का अगर रेलेवेंस पूछोगे तो मुझे लगता है कि जो सेटअप है, फॉर्मल सेटअप, बोर्ड के सामने जाके बैठना, फॉर्मली उनके सामने प्रेजेंट होना, तो ये सब चीज़ें मॉक देने से हेल्प हो जाती है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है। बट अदर देन दैट, क्वेश्चंस अगर बोलोगे तो क्वेश्चंस का कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, जमीन आसमान का फर्क रहता है जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो। बट है, थोड़ा बहुत तो रेलेवेंस है मॉक का। तो ओके, तो आपका ऑप्शनल के बारे में बता दीजिए, ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था, और मतलब पहले से ही सोशियोलॉजी रहा है, मैंने चेंज वगैरह तो नहीं किया उसको। तो सोशियोलॉजी बच्चों को क्यों लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कितना एडवांटेज रहा आपको सोशियोलॉजी में? सब मेरा पर्सनल रीजन सोशियोलॉजी लेने का ये था कि मेरा मेरा ऑब्जर्वेशनल ये है थोड़ा एटीट्यूड, तो मैं जो पढ़ता हूँ आई ट्राई टू अप्लाई एंड ऑब्जर्व इट इन दिस सोसाइटी, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया था। तो जिस किसी को भी सोसाइटी के बारे में, इंडिया की सोसाइटी बहुत डाइवर्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इंडिया की सोसाइटी के बारे में जिस किसी को भी पढ़ने का ये है, इच्छा है या फिर इंटरेस्ट है, तो वो लोग सोशियोलॉजी ले सकते हैं। अदर देन दैट, उसका मटेरियल भी काफ़ी हद तक अच्छे से अवेलेबल है मार्केट में, कोचिंग, मेंटरशिप वगैरह है, तो ये सब भी चीज़ें विल हेल्प। ओके, कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज आप बताना चाहे बच्चों को, जो बच्चों को हेल्प कर सकें? अब देखो, इन माय केस तो मैंने वो स्टैंडर्ड चीज़ें या फिर स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ी, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए अपना, सॉरी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, तो यही सब स्टैंडर्ड चीज़ें ही पढ़ी थी मैंने। बट एक है कि जो पढ़ रहे हो वो अप्लाई करना ट्राई करो सोसाइटी में, कि उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है। और न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, मतलब सोर्सेज पढ़ो ना पढ़ो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, न्यूज़पेपर से ये और बताइए, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं करंट अफेयर्स, तो उनको कैसे कवर किया जाए? न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, देखो अब बहुत बहुत लोगों का तो ये रहता है कि मैं मैगजीन पढ़ लूंगा या फिर पढ़ लूंगी, बट मेरा ऐसा नहीं था। न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोर्स है आपको एनालिटिकल कंटेंट देने के लिए या फिर फैक्ट्स भी देने के लिए, जो भी है पूरा न्यूज़पेपर से हो जाता है। तो उसको स्कोरिंग बनाने के लिए मैं, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, दिन भर का मेरा 2-2.5 घंटे का स्लॉट रहता था न्यूज़पेपर का, तो वो पढ़ के अगर कोई लगा कि ये फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, तो उसका मैं डिजिटली नोट बना देता था, सो दैट उसमें अगर कोई इंप्रोवाइजेशन अगले न्यूज़ में आए तो मैं एडिट कर सकता हूँ। और एडिटोरियल्स आते थे, एडिटोरियल पढ़ के कौन सा इशू को कितने अलग अलग डायमेंशन से एनालाइज किया जा सकता है, ये सब देख के उसकी भी मैं डिजिटल नोट बनाता था। तो डिजिटल नोट बनाने से ये होता है कि वही करंट अफेयर्स में, वही करंट इशू में अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो वो एडिट करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से आई गेस की स्कोरिंग बनाया जा सकता है। ओके, तो आपने सी सेट कैसे कवर किया था, क्या सीन रहा था आपके सी सेट के साथ? सीसैट, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मुझ में थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड पहले से ही था सीसैट का, और मैथ्स अच्छा है मेरा, तो मैंने स्ट्रैटेजी बेसिकली यही करी थी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने फोकस किया था, क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंशिएट होने वाले नहीं है। वो 28-30 जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आने वाला है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से कर लिया। उसके अलावा रीजनिंग जो है, रीजनिंग की काफ़ी हद तक ईजी रहता है,
तो रीजनिंग का जो मेरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एरियाज रहे वो मैंने उस पर वो पॉलिश कर लिया। और मैथ्स में बहुत अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वो एनालाइज किया कि मुझे कौन से इजी आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, और क्या आता है उसमें, एवरेज। तो ये सब एरियाज इजी रहते हैं, इनसे क्वेश्चन हर साल आते भी है। तो और ये सबको आने वाले, तो आई मेड श्योर कि मुझे भी आने चाहिए, मेरे गलत नहीं होने चाहिए। और जो टफ एरियाज रहे मेरे लिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ये एरियाज मुझे पता है मुझे नहीं आएंगे, तो मैंने वो किए ही नहीं कभी। तो एग्जाम में भी आते तो मैं छोड़ देता था, सो दैट उस क्वेश्चन का टाइम मुझे किसी और क्वेश्चन में अच्छे से करने के लिए मिलता था, तो वो सही हो जाता था। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे सी मैथ में बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी स्ट्रगल करते हैं बच्चे, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस जहाँ पर बच्चों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कम से कम मिनिमम वो स्कोर कर पाएँ? तो पोर्शन तो मैं फिर वही बोलूंगा कि लास्ट के 10-12 साल के सीसैट के क्वेश्चन पेपर उठाओ, पीवाईक्यूज, तो उसमें वो एनालाइज करने के बाद एक समझ आएगा कि एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना वो हर साल रिपीट हो रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है, तो व्हेन यू नो कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन एग्जाम, तो वो प्रिपेयर प्रिपेयर कर लो अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा अगर नहीं आ रहा हो तो, बट एक बार अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद तो आना ही है। तो मैंने बेसिकली वही किया था, मैंने वो एरियाज देखे कि जिसपे हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो वो एरियाज कवर कर लिए अच्छे से। उसके अलावा मेरे स्ट्रेंथ एरियाज जो है वो कर लिए। तो ये दो एरियाज पे फोकस करने की वजह से जो मेरे वीक एरियाज है तो मैं वो छोड़ सकता था, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दीज एरियाज। तो ऐसा किया जा सकता है एनालिसिस करके। प्रीलिम्स जैसा कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बच्चे कई कई साल लगा देते हैं प्री निकालने में, जब प्री निकल जाता है तो वो इंटरव्यू तक आ जाते हैं। तो प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए तो मैं बोलूँगा एक तो बेसिक्स कर लो। अब मैंने देखा है लोग अक्सर क्या करते हैं, वो रेफरेंस जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनके पीछे भागते हैं, बट उसके पहले एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा पढ़ लो, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से ही डेवलप होती है। रेफरेंस बुक्स जो है वो इस बेसिस पे, इस असम्पशंस पे बनाए हुए होते हैं कि आपने एनसीईआरटी या फिर बेसिक नॉलेज आपको है, उसके बाद आपको ये पढ़ना है। तो मैंने एनसीईआरटीज पे फोकस किया था, एनसीईआरटीज के नोट बहुत अच्छे से बनाए थे। उसके अलावा पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे पहले 2 अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहा है तो वो पीवाईक्यूज था। मैंने बहुत बहुत थरली इस साल पीवाईक्यूज करे थे। तो क्योंकि पीवाईक्यूज में थीम्स रिपीट होते हैं, तो थीम्स रिपीट होने के कारण मुझे सेम सीसाइड वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे थे। मुझे पता था कौन से एरिया से क्वेश्चन आने वाले या फिर प्रोबेबल है, तो वो एरियाज मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग एकदम करके रख दिए। तो और वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एंशंट मेडिवल है जो है वो लोग पीपल टेंड टू इग्नोर इट क्योंकि बहुत फैक्चुअल होता है। बट मैंने उल्टा किया इस टाइम, मैंने एंशंट मेडिवल पे फोकस किया, लूसेंट वगैरह पढ़ा उसके लिए। और 5 फॉर एग्जांपल 5 में से 2 भी क्वेश्चंस अगर हो जाए, 3 भी हो जाए, तो वहाँ पे एज मिल जाता है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को, बहुत लोगों को बनते नहीं है क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ें थी जो थोड़ा डिफरेंशिएट कर ली, बेसिकली बेसिक्स एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, जैसे कोचिंग वाले जो होते हैं वो ऑलरेडी अपना शॉर्ट आउट करके देते हैं मटेरियल को, बेसिक्स पे भी वो डिपेंड होता है, तो क्या लगता है उसको भी हम लोग एज बेसिक्स ले सकते हैं या फिर पर्टिकुलर एनसीईआरटीज को ही पकड़ना चाहिए? मैं तो प्रेफर करूंगा एनसीईआरटीज, क्योंकि ठीक है कोचिंग वाले अपना हमारा एफर्ट कर रहे, ईज आउट कर रहे, थोड़ा लाइट कर रहे, बट अगर एनसीईआरटी में एफर्ट अपन डाल रहे तो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग द कंटेंट और वहाँ से फैक्ट्स उठाने के अलावा जो एफर्ट जा रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना एनसीईआरटी से, वो कोचिंग के नोट्स से नहीं होंगी। कोचिंग के नोट्स आर फॉर दोस्त जो रट्टा मारने में बहुत मारे, कि रट्टा मार लो, ऐसे के ऐसे उठा लो। बट यूपीएससी के क्वेश्चंस का नेचर ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। वो यूपीएससी फैक्ट्स बहुत बहुत कम जगहों पे चेक करता है, अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करेगा, तो वो एनसीईआरटी से बनेगी, क्योंकि वो फ्लो में पढ़ते हैं अपन। कोचिंग के इसमें बुलेट पॉइंट्स में होते हैं, एनसीईआरटीज में एक्सप्लेन किया होता है, तो वो अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, और उसके बेसिस पे फिर आगे का कंटेंट बिल्ड किया जा सकता है। तो जैसा कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हम लोग इंजीनियरिंग वालों को इतना लिखने की आदत नहीं होती, तो आंसर राइटिंग कैसे अच्छी की जाए अपनी, क्योंकि उसमें तो हमें लिखना ही पड़ता है। आंसर राइटिंग का तो मैंने ये किया था कि जब से मैंने तैयारी चालू की तब से सिंपल था मेरा, कि आज एक टॉपिक पढ़ लिया, आज एक कंसेप्ट पढ़ लिया, तो उसके पीवाईक्यूज देखो, जो भी है जितने भी है उसमें से एटलीस्ट 2 तो लिख लो। शुरू में बहुत टाइम लगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 1-1.5 घंटा लगता था, बट इवेंचुअली वो रोज 2-2 क्वेश्चन लिखने के बाद इवेंचुअली वो टाइम रिड्यूस हो गया। और फिर ये भी हुआ कि 1 महीने के एंड में मैंने 60 क्वेश्चंस लिखे थे, तो मेरे पास 60 क्वेश्चंस का कंटेंट और 60 क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस था, जिस पर रिफ्लेक्ट करके मैं मेरे आगे के क्वेश्चंस आंसर राइटिंग रिफाइन कर सकता था। तो बेसिकली वही डेली आंसर राइटिंग मैंने फॉलो की। आपने कोचिंग की थी कोई? कोचिंग, यार कोचिंग तो मैंने लगाई थी, बट हुआ ये कि 4 महीने में ही मुझे समझ आ गई, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर एफर्ट,
बट मुझे लगा कि मुझे खुद से ज़्यादा करना पड़ेगा, इन पे मैं ज़्यादा ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो मैंने जीएस के लिए तो कोचिंग पर से करी नहीं, जीएस तो खुद ही करा। सोशियोलॉजी भी मैंने ऑप्शनल जो है मेरा खुद ही करा था, थोड़ा बहुत फिर दिल्ली आने के बाद थोड़ा एक कोचिंग लगा के सर से मैंने गाइडेंस लिया था। ओके भैया, अभी जैसे कुछ सीरीज आती हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे इंटरव्यू देख लेते हैं यूट्यूब पे, उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ अगर ये कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए, मैं भी कि चला जाता हूँ इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा पावर है, रिस्पेक्ट है। तो क्या लगता है आपको ये इन्फ्लुएंस वाली चीज़ कितनी हद तक ठीक है? बच्चे को क्या सोच के इस फील्ड में आना चाहिए? वो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी हो जाती है इसकी। नहीं, अब एज फार एज इन्फ्लुएंस इज कंसर्न, टू सम एक्सटेंट तो ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो बच्चे जिनमें सच में पोटेंशियल है, एटीट्यूड है सिविल सर्विसेज में आने का, या फिर जो आने के बाद सही में काम कर सकते हैं, बट जिनको पता नहीं है कि ऐसा फील्ड है जहाँ पे इम्पैक्ट करा जा सकता है, तो वो बच्चों के लिए इन्फ्लुएंस सही है। बट अदर बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए भी अगर आप आ रहे हो तो यू शुड बी मैच्योर इनफ टू डिसाइड द नंबर ऑफ ईयर्स, कि जो अनसर्टेनिटी है, पहले जब इस एग्जाम के बारे में हम पढ़ाई करते हैं कि क्या एग्जाम कैसा है क्या है, तो अनसर्टेनिटी का भी एक फैक्टर आ जाता है कि समझ आता है कि इतना कंपटीशन है, तभी डिसाइड करके रखना है कि मैं 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 4 साल 5 साल जो भी है, हमारी फैमिली कंडीशन जो भी हमें जैसे परमिट कर दिया, हमें डिसाइड करना चाहिए कि इतना इतना दूंगा, उसमें होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता लेके फिर पार्ट टाइम करा जा सकता है, या फिर पूरा ही छोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि अदर बाकी के भी ऑप्शंस है इम्पैक्ट करने के लिए। बट सोल इन्फ्लुएंस तो ये नहीं हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाई आउट हो जाएगा, तो आप वैसे भी छोड़ दोगे। आपके पास वो एक्चुअल मोटिवेशन, आपका रियल मोटिवेशन चाहिए यहाँ पे टिकने के लिए। ओके, थैंक यू भैया फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम।